प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, आज मैं लेकर के जो आपके लिए आया हूँ यहाँ पे जो सामाजिक विज्ञान के आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देने चाह रहा हूँ। तो बच्चों, इस जो वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बच्चों, उसके लिए मैंने आपके अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और प्री बोर्ड तीनों पेपरों का सहारा लिया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए बहुत अच्छे से। साथ ही आप लोग के प्रश्न बैंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं इसमें कवर करा दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रश्न बता दे रहा हूँ, आप लोग को इनको पढ़ लेना है। सबसे पहले तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो बच्चों ये आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। अब बहुविकल्पियों में भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता चलूँगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये एक अध्याय का तो पिछला वीडियो दे दिया है, तो एक अध्याय में आप लोग देख लीजिएगा। इसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये है, जैसे कि संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं, इसको आप देख लीजिएगा। मृदा अपरदन के क्या है और इसे रोकने के दो उपाय। फिर एजेंडा 21 क्या है ये। तो बच्चों, ये जो है इसका वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दे दिया है और समझा दिया। बांगर और खादर, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए भी मैं आप लोगों को पहले वीडियो दे चुका हूँ। बात करते हैं हम अपने अध्याय 2 से। तो अध्याय 2 में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे आप लोगों को। अब यहाँ पे जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति में ये आपका जो पॉइंट है, भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो ये है 12.2%। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो बच्चों इसका उत्तर लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश में। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनको तो आप लोग देख लेना। अब बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि अध्याय 2 से है जो जैव विविधता किसे कहते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें हम परीक्षा अध्ययन और प्रश्न बैंक दोनों को मिला करके, तो जैव विविधता आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। क्या, किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। क्या, जो जंगली जानवर होते हैं या फिर जो वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो बहुलता होती है, उनकी प्रजातियों की जो बहुलता होती है, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। ये कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है, संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है। तो देखिए कि वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, ठीक है ना, और इन्हें जैसे बस सीधा इतना लिख दीजिएगा कि वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, इन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं, जैसे कि काला हिरण और मगरमच्छ। अच्छा बच्चों, मैं आपके सामने यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, वो तो अच्छी बात है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, मगर अगर जिन प्रश्नों में ऑलरेडी पहले से निशान लगे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये निशान मैंने आप लोगों के पुराने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से लगाए हुए हैं, इनको बताए हुए हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। जिसमें ये हरा कलर है बच्चों, ये आप लोगों के हाफ ईयरली को दर्शा रहा है। रेड कलर जो है वो प्री बोर्ड को दर्शा रहा है, और ब्लू कलर है वो आपके त्रैमासिक और इम्पोर्टेंट भी हैं, इनको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे ये है प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है कि इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, बाघ संरक्षण, मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का इसका उद्देश्य ये। इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार में जैव जाति को बचाना है। ठीक है, इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, बाघ का संरक्षण करना। तो क्या लिख दोगे आप इसमें उत्तर कि इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य बाघ संरक्षण करना था, इसके साथ साथ बहुत बड़े आकार में जैव जाति को बचाना भी था। इतना उत्तर आप लोग लिख करके फिनिश कर देंगे। अब इसके बाद है चौथा प्रश्न, ये प्री बोर्ड में आपके आया हुआ है, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। तो अवर्गीकृत वन क्या होते हैं बच्चों, ऐसे वन जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। ऐसे वन और बंजर भूमि जो सरकार, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का भी मतलब हिस्सा होता है, व्यक्तियों मनुष्यों का भी हिस्सा होता है, और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। मतलब समुदाय मतलब यहाँ पे जो जनजातियाँ होती हैं ना, कई बार ये लोग कब्जा करके रख लेती हैं किसी जंगल में, तो वहाँ पे उनका भी अधिकार होता है, ये कहलाते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है जो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कोई दो कारण लिखिए। तो भारत में जैव विविधता कैसे कम हो रही है, तो इसके लिए देखिए कि शहरों में लकड़ी के फर्नीचर का शौक होता है, इसके चलते वनों का विनाश बढ़ता है। फिर यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है कि हमारी कॉलोनी के आसपास 75 झोपड़पट्टियों में रहते हैं, ये क्या लिखोगे
कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे वनों का विनाश होता है। पहले आप क्या लिख दोगे, शहरों में लकड़ी के फर्नीचर का शौक होता है, जिसकी मांग बढ़ने के कारण वनों का विनाश होता है। देखो, लकड़ी के फर्नीचर के कारण, और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे भी वनों का विनाश होता है। तो ये कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रश्न बैंक के इम्पोर्टेंट अध्याय 2 के। अब अगर परीक्षा अध्ययन में कुछ है तो वो भी मैं बता दे रहा आप लोगों को, ध्यान से देख लीजिएगा इसमें आप लोग। अच्छा, परीक्षा अध्ययन में अध्याय 1 मिस हो गया है, तो अध्याय 1 को भी आप देख लें ध्यान से। सबसे पहले तो जैसे ये वाला दूसरा वाला प्रश्न कि रेगर या कपास वाली मिट्टी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी मिट्टी कहलाती है, काली मिट्टी। कल मैंने आप लोगों को बताया था, जो वीडियो दिया था उसमें। अब 3 राज्यों के नाम बताने जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। जैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त है, क्या, वे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मानव, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन क्या होते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, उदाहरण के लिए चट्टान और धातु। ये कर लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद भारत में कुल कितनी मिट्टियां पाई जाती हैं, तो भारत में कितनी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थली और क्षारीय। ये आप नाम याद कर लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म मैंने बना के बताया है, ज काला लेमछा, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थली और क्षारीय मिट्टी। इसके बाद बच्चों मृदा अपरदन क्या होता है, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को, ठीक है ना, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा का नष्ट होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। क्या, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया के कारण मृदा का नष्ट होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मैं उत्तर बोलते जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, एक एक लाइन के लिए शॉर्ट नोट्स बना लें आप लोग, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। क्या, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया के कारण मृदा का नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके बाद 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन क्या है कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति में प्रयुक्त की जाती है, मतलब वो हर वस्तु जो हमारे काम की है वही हमारा संसाधन कहलाता है, ठीक है ना। क्या, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, बस एक संसाधन है, ठीक है। उसके बाद 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो मृदा संरक्षण क्या है, मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है, ठीक है। क्या, मृदा संरक्षण क्या है बच्चों, मिट्टी के नष्ट होने को या मिट्टी के अपरदन, कटाव या उसके क्षय होने को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, संसाधन से क्या आशय है, ये हमारे जीवन में क्या महत्व। देखो ऑलरेडी निशान लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको संसाधन की परिभाषा लिखनी है कि वह कोई भी वस्तु जो मानव की किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोगी होती है, संसाधन कहलाती है। जैसे जल एक संसाधन है। अब इसका महत्व बताना है, तो आप क्या लिख दोगे, महत्व कि संसाधन मानव जीवन को सुखद और सरल बनाते हैं। संसाधन के कारण क्या होता है, मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, आज विश्व के वे राष्ट्र अधिक उन्नत और संपन्न माने जाते हैं जिसके पास अधिक संसाधन है, ठीक है। आज संसाधन हमारी प्रगति के सूचक बन गए हैं, इसलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मतलब जिस देश के पास प्रॉपर संसाधन है वो देश आज की तारीख में सबसे उन्नत देश माना जाता है, संपन्न देश माना जाता है, ठीक है। और संसाधन क्या होते हैं, प्रगति के सूचक होते हैं, इसको कर लीजिएगा। अब ये वाला देखें, ऑलरेडी हरा कलर लगा है, मतलब कि ये आप लोगों के हाफ ईयरली में पूछा गया है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। देखें, मैं आप लोगों को इसका प्रश्न दिखा भी दे रहा हूँ, आप लोग अगर भरोसा ना करें तो उसके लिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। कहाँ है नवीकरणीय, ये देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नवीकरणीय क्या होते हैं, ठीक है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरणीय जिसे नया बनाया जा सके वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, है ना। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं कि वे संसाधन, देखें आप सीधी परिभाषा क्या लिखेंगे, देखो नवीकरणीय में आप क्या लिख दोगे, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। एक नाम और याद रखिएगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ठीक है, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और इसमें अनवीकरणीय में क्या लिख दोगे, वे संसाधन जिनका
पुनः उत्पादन या पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। एक बार उपयोग करने के बाद जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनका निर्माण या इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों मृदा परिच्छेदिका से क्या आशय है, तो ये वाला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर, तो मैंने कल बताया था। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, तो जल को ओढ़ी रहती है, मतलब कि नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती, इसका रंग क्या था, पहला पॉइंट लिखोगे, इसका रंग हल्का भूरा होता है। काली मिट्टी, इसका रंग काला होता है। फिर जलोढ़, जल को ओढ़ी मतलब नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई, तो ये मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। फिर इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के द्वारा होता है। काली रहती है ना, जली हुई, तो ये ज्वालामुखी के लावे से बनती है। फिर आप क्या लिख दोगे, तीसरा पॉइंट, इस मिट्टी में ह्यूमस एवं चूने की अंश अधिक पाया जाता है और इसमें मैग्मा एवं लोहा एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। फिर एक चौथा पॉइंट लिख देना, हमारे देश के 40% हिस्से में ये फैली हुई है और हमारे देश के 18.5% हिस्से में ये फैली हुई है। इसका परसेंट लिख दीजिएगा। ये हो गया बच्चों जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर। इसके बाद बच्चों बांगर खादर में अंतर, ये कर लीजिएगा। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लेना। आपको एक वीडियो बना के दिया है, आप मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसके बाद बच्चों मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, मृदा के नष्ट होने के प्रमुख कारण क्या है, वनों का नाश, वनों के कटने से, ठीक है ना। क्या, जैसे कि पिछले कई वर्षों से वनों का विनाश हो रहा है, फलतः पानी को नियंत्रित करने की शक्ति घटी है और भूमि का कटाव बढ़ गया है। तो आप क्या लिख दोगे, हेडिंग डालना वनों का नाश, तो आप क्या लिखोगे, वनों के विनाश के कारण भी मृदा का अपरदन होता है, जिसके वनों के विनाश से पानी को नियंत्रित करने की शक्ति घट जाती है और भूमि का कटाव बढ़ जाता है। ये भी मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। फिर अति पशुचारण, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि पशुचारण पर नियंत्रण ना रखने से जंगलों की घास काट ली जाती है और जानवरों द्वारा चल ली जाती है। इससे भूमि की ऊपरी परत हट जाती है और भूमि का कटाव होने लगता है। ज़्यादा मात्रा में जानवर चल रहे हैं अगर, तो क्या हो जाता है बच्चों, जो ऊपरी सतह होती है ना भूमि की, वो जैसे कोई भी पौधा लगा था उसको किसी जानवर ने खा लिया और जड़ सहित खींच करके खा लिया, तो वहाँ की मिट्टी भुरभुरी हो गई, उखड़ गई, इसके कारण भी मृदा का अपरदन होता है। फिर झूमिंग कृषि, ये प्रश्न बेटा झूम कृषि किसे कहते हैं, ये पूछा गया है आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम में। इसका उत्तर क्या है कि हमारे देशों में अनेक स्थानों पर आदिवासी जंगलों को साफ, झूमिंग खेती होती क्या है बच्चों, कि आदिवासी लोग जो खेती करते हैं तो वो क्या करते हैं, आदिवासियों का एक सिस्टम होता है, वो कुछ दिन एक हिस्से में रहते हैं, फिर कुछ दिन दूसरे हिस्से में रहते हैं, तो वो जिस हिस्से में जाते हैं, जैसे मान लो कि बात कोई आदिवासियों का क्षेत्र है, ये छोटे से पेज के माध्यम से बता दे रहा मैं आप लोगों को। जैसे मान लो ये बहुत सारे एरिया हैं जी, तो पूरा जंगल बना हुआ है। आदिवासी क्या करते हैं, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, जब यहाँ रहेंगे तो इस एरिया के जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको साफ करके वहाँ पे ग्राउंड बना देते, फिर यहाँ खेती करते हैं, और जब खेती हो जाती उसके बाद मालूम क्या करते हैं, यहाँ पे वो आग लगा देते और आग लगा करके अगले स्पॉट की तरफ बढ़ जाते हैं। ये उनका सिस्टम होता है, मतलब वो एक निशानी छोड़ते हैं कि दोबारा उस एरिया में हमें नहीं जाना। ये होती है झूमिंग कृषि, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, हमारे देश में अनेक स्थानों पर आदिवासी जंगलों को साफ करके खेती करते हैं, फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे पहले वाली भूमि पर कटाव की समस्या उत्पन्न हो जाती। फिर आप लिख देना भारी वर्षा, 4 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। भारी वर्षा क्या होता है, बाढ़ के कारण भी मिट्टी का बहुत सारा हिस्सा पानी के साथ बह जाता है, इसके कारण भी मृदा का अपरदन होता है। जितना मैं पॉइंट बोलते जा रहा हूँ इसको आप लिखते चलें, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मृदा संरक्षण के तरीके, अब ये बोल रहे हैं कि अगर मृदा अपरदन हो रहा है, मिट्टी नष्ट हो रही है, इसको बचाने के क्या उपाय। तो देखें, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, मतलब जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनको उपयोग कर करके भी हम मिट्टी को बचा सकते हैं नष्ट होने से। फिर दूसरा है रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों का प्रयोग में लाना। रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो मिट्टी को नष्ट करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो आप देखो पहले क्या लिखते हैं ना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, फिर दूसरा जैविक खाद का प्रयोग में लाना, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे वृक्षारोपण करना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना, या आप लिख देना अति पशुचारण को रोकना। अति पशुचारण को रोकना, ये अति पशुचारण को रोकना, इस तरीके से भी मृदा संरक्षण को बढ़ाया जा सकता है।
इसके बाद बच्चों ये प्रश्न एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची। तो देखो एक प्रश्न और आया था UNCED, ये प्रश्न का उत्तर आपकी प्रश्न बैंक में नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये प्रश्न आपके हाफ ईयरली में पूछा गया है। ये देखिए UNCED से आप क्या समझते हैं, इसका ये लिखा है UNCED से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। तो देखो इसका उत्तर क्या है कि इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो UNCED का अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। क्या? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत विकास पोषणीय विकास को हासिल करना है। भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब अगर आ जाए आपको प्रश्न एजेंडा 21 क्या है, तो आप क्या लिख दोगे सर। इसकी स्थापना सन 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। ठीक है ना, बस इतना लिख करके आपको फिनिश कर देना है। अगला प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है बच्चों व्यक्तिगत संसाधन। क्या होता है? ये संसाधन, इसका उत्तर लिखेंगे, ये संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। लिख देना पहला पॉइंट। दूसरा आप लिख दोगे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो आप क्या लिखोगे इसका उत्तर? वे संसाधन जो किसी समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। वे संसाधन जो किसी समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, नगरीय क्षेत्रों के पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल के मैदान, ये सब। तो ये वो संसाधन है बच्चों जिनका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। फिर बारी आती है तीसरे राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या? कि सारे खनिज पदार्थ, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना कि सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर की सारी भूमि, ये सारे क्या होते हैं? राष्ट्रीय वाले संसाधन रेराष्ट्र की संपदा हैं। फिर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या लिख देना? यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना। ठीक है ना। तो क्या? तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब समुद्र क्षेत्र से 200 समुद्री मील की दूर के बाद के जितना भी एरिया है वो किसी व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, और उसको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की। ठीक है। तो ये हो गए आपके अध्याय 2 के इम्पोर्टेंट। 1 के इम्पोर्टेंट। अब अध्याय 2 देख लें आप लोग। तो अध्याय 2 में आप लोगों को कुछ बातें याद रख लेनी है। सबसे पहले जैसे ये काला हिरण कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों काला हिरण कहाँ पाया जाता है? काला हिरण क्या है? एक संकटग्रस्त प्रजाति, आजकल ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। फिर प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका भी मैंने आप लोगों को बताया था। कब हुई थी बच्चों? ये हुई थी 1973 में। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखें ये प्रश्न आप लोगों के हाफ ईयरली में आया है। आरक्षित वन क्या है? तो आरक्षित वन क्या होते हैं? ये देखें, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। इतना आप लिख लेंगे, आप तैयार कर लीजिएगा। आरक्षित वन एक्चुअल में क्या होते हैं बच्चों? जिनका उपयोग मतलब कि जो रिजर्व क्षेत्र होते हैं, जिनका उपयोग वनों के लिए स्पेशली किया जाता है, वहाँ पे मनाही होती है कि किसी प्रकार की फैक्ट्री नहीं लगेगी, सड़क नहीं बनेगी वहाँ से, और पब्लिक के लिए भी वहाँ पे मकान बनाना अलाउ नहीं होता। वो कहलाते हैं बच्चों आरक्षित वन क्षेत्र। फिर इसके बाद 5वां प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? तो क्या लिखेंगे? भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहते हैं। फिर अभ्यारण्य क्या होता है? जहाँ पे बच्चों जानवर वन्य जीव रहते हैं। ठीक है ना। क्या? वन्य प्राणियों, यहाँ से आप लिखना, वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए प्राकृतिक स्थल को आरक्षित अभ्यारण्य कहते हैं। यहाँ बिना अनुमति के शिकार करना मना होता है। जो आपके वो होते हैं ना राष्ट्रीय उद्यान, वो सब आरक्षित अभ्यारण्य कहलाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद केंद्रीय वन आयोग क्या है? तो बच्चों केंद्रीय वन आयोग क्या है? इसकी स्थापना 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना किसने की थी? केंद्र सरकार ने की थी। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है, इसका कार्य आंकड़ों व सूचनाओं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना और बाजारों का अध्ययन करना, वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना है। ठीक है, ये कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है बच्चों?
देखिए, आपको खेती करनी है, गेहूँ उगाना है, चना उगाना है, मटर उगाना है, उसके लिए आपको बीज बोने पड़ेंगे। मगर कुछ जो पौधे होते हैं अपने आप उग जाते हैं, जैसे गाजर घास हो गई या हमारी नॉर्मल घास हो गई, तो ये कुछ पौधे होते हैं जो अपने आप उग जाते। तो कोई चीज़ क्या प्राकृतिक रूप से मानव के हस्तक्षेप के बिना, मतलब जिसको मनुष्य ना लगाया हो, उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता क्या होती है बच्चों, ये आप इसमें देखें कि विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता क्या होती है बच्चों, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के वन और जीव जंतु की उपस्थिति। अभी मैंने आपको प्रश्न बैंक से भी इसका उत्तर बताया है। इसके बाद देखें भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को दिखा दी थी, ये आरक्षित वन पढ़ लीजिएगा। रक्षित वन क्या होते हैं, तो रक्षित वन क्या होते हैं, वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है। 1/3 भाग रक्षित वन कहलाता है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। पूरा लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद बारी आती है बच्चों अवर्गीकृत वन। तो क्या लिख दोगे, वे सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होती हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। क्या, अन्य की जगह आप लिख देना, वे सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके। फिर वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं, ये तो आपको मालूम होगा। ये क्या करते हैं, वन क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वायुमंडल को शुद्ध बनाए रखते हैं, जलवायु को सम बनाए रखते हैं, जल के बहाव को रोकते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं। इससे वन क्या करते हैं, तापमान को बनाए रखते हैं, जिससे वर्षा होती। अब इसको पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं, ये उत्तर बोल रहे हैं पेड़ पौधों से हमें क्या फ़ायदा। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल को स्वच्छ रखते हैं, वर्षा लाने में सहायक है, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वायुमंडल को सम बनाए रखते हैं। ये सब पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न और था, ये देखिए हरा कलर है, मतलब कि ये आपके अर्धवार्षिक में आए हैं। सुभेद जातियों से क्या आशय है, ये देखें आपको मैं दिखा दे रहा है इसको भी। सुभेद जातियाँ वाला ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ये देखिए, ये लिखा सुभेद जातियों से क्या आशय है। तो सुभेद जातियाँ क्या होती हैं, देखें यहाँ से आप लिखेंगे, वे जातियाँ जिनकी जनसंख्या लगातार घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती जाएगी, जिससे यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में शामिल हो जाएंगी। उदाहरण लिख देना, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी। इस प्रकार की जातियाँ सुभेद जातियाँ कहलाती हैं। मतलब सुभेद जातियाँ क्या होती हैं बच्चों, वे जातियां जो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और अगर इनको नहीं बचाया गया तो एक आने वाले समय में ये संकटग्रस्त जातियां बन जाएंगी। संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, और ये देखो लिखा हुआ है, जिन जातियों के लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, ये संकटग्रस्त होती। तो सुभेद जातियां क्या होती हैं कि वे जातियां जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है और अगर इनको संरक्षित या उन्हें बचाया ना गया तो धीरे धीरे ये संकटग्रस्त जातियाँ हो जाएंगी या ये लुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार की जातियों को सुभेद जातियाँ कहते हैं। उदाहरण नीली भेड़, एशियाई हाथी और डॉल्फिन आदि। ठीक है, अब दुर्लभ जातियाँ, तो दुर्लभ मतलब जो बहुत मुश्किल से मिले, जिनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, इस प्रकार की जातियों की संख्या बहुत कम होती हैं और ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, ये हो गए। और लुप्त जो तो गायब ही हो गई हैं। तो ये आप देख लीजिएगा सुभेद जातियों वाले प्रश्न का उत्तर। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न, देखें इसको भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आप लिख देना सबसे पहले वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक। हालांकि प्रश्न आया था वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताने हैं आप लोगों को, तो इसको भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट, देखें आप लोग, वन्य प्राणी संरक्षण, ये देखिए वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय। वही वन्य जीव और वन्य प्राणी ये क्यों होता है, तो 2 उपाय क्या होते हैं। पहला तो शिकार पर पूर्णतः रोक लगा दी जाए, वन्य जीवों को शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना और जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। ठीक है, फिर इसके बाद एक और क्या, ये वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना। मतलब कि वन्य जीवों के जो आवास हैं, जैसे कि जानवर रहते जो गुफाओं में रहते हैं या जानवर कुछ पेड़ों पर रहते हैं, उनको बिना हानि पहुंचाए उन्हें नियंत्रित करना। ठीक है, ये होते हैं वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। तो बच्चों ये 2 अध्याय भी आपके फिनिश हो गए यहाँ पे। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये हो गए हमारे अध्याय 2। बात करते हैं हम अपने अध्याय 3 की। तो सबसे पहले हम प्रश्न बैंक देख लें।
प्रश्न बैंक में आप लोगों को देखें, जैसे हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, इसको आप लोग देख लेना, ये कौन सी नदी पे है, महानदी पे बना हुआ है। फिर सरदार सरोवर बांध, तो ये हमारी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। एक मिनट, इसमें गोदावरी दे रहे हैं, तो आप लोग देख लेना उत्तर। इसके बाद आप लोगों को देख लेना है जो अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे तो इनने ख़त्म कर दिए, ये ख़त्म कर दिए, मगर अध्याय 3 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अध्याय 3 जो है बच्चों, अगर हम इस ब्लूप्रिंट में नज़र दौड़ना है, ये हमारा कौन सा है, जल संसाधन, तो इससे केवल 1 नंबर का एक प्रश्न आना है। तो आप लोगों के इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। फिर भी मैं आप लोगों को और भी कुछ यहाँ पे बता दे रहा जल संसाधन में। तो देखो यहाँ पे देखो, सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर ये दे रहे हैं, तीसरे का तीसरा मतलब कि नर्मदा नदी पर। देखिए ये क्लियर हो गया बच्चों, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें गलत है गोदावरी, ये नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। देखें आप लोग, ये 4 ऑप्शन थे, गोदावरी दे दिया था, ये गलत है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। फिर उसके बाद ये देखिए, सरदार सरोवर बांध का महत्व पूछा जा सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर भाखड़ा नंगल परियोजना ये कहाँ पे बनी है, सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना ये क्या है, विद्युत उत्पादन करने के लिए बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में इस परियोजना का लाभ मिलता है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, इसका उत्तर भी आप देख लेना। हालांकि यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, फिर भी अब नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके माध्यम से चलाया गया था, ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग देख लेना। ये हो गए हमारे अध्याय 3। अब इसके बाद हमारी बारी आती है अध्याय 4 की। दे रहा हूँ, देखें इसमें एक्चुअल में क्या था, प्रश्न बैंक में आप अध्याय 4 में देखें, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आप लोगों को दिखा दिए गए थे, बता दिए गए थे। ठीक है ये, मगर यहाँ से क्या है, एक गलती हो गई है इनसे, कृषि वाले चैप्टर से 2 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाना है। ठीक है, तो 2 नंबर के प्रश्न जो हैं वो पूछे भी गए हैं। देखें आपको मैं अध्याय 4 भी बता ही दे रहा लगे हाथ। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो बच्चों ये जूट होती है। ठीक है, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, तो भारत जो है बच्चों सबसे ज़्यादा दालों को उत्पादन करता है, दाल इसमें बनाया जाता है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कपास बच्चों महाराष्ट्र में उगाई जाती है। रबी की फसल बतानी है, तो ये आप देख लीजिएगा, परीक्षा दिन तो होगी आपके पास, इनको आप लोगों को तैयार कर लेना। मैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसल कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। रेशेदार मतलब जिसमें रेशा मिले, कपड़ा जैसा, मतलब रुई जैसी चीज़ मिले, तो वो कौन कौन सी है, कपास हो गई, जूट हो गई, सन हो गई और प्राकृतिक रेशम। उसके बाद बच्चों ये प्रश्न प्री बोर्ड में आया था, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकता है। कैसा चमकता है, सोने की तरह। इसका उपयोग सस्ता और व्यापारिक महत्व होने के कारण इसे सुनहरा रेशा कहते हैं। ठीक है, जूट कैसा होता है बड़े बच्चों, गोल्डन फाइबर भी इंग्लिश नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। इसके बाद ये वाला रबी और खरीफ की फसलों के नाम, तो आपको पढ़ लेना है। रबी की फसल के नाम गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। वो फसलें बच्चों जो नॉर्मली ठंड के बाद उगाई जाती हैं। ठीक है, या ठंड के मौसम में या ठंड के बाद, तो देख लें आप लोग, मटर याद रख लेना, चना याद रख लेना, सरसों याद रख लेना। मटर के साथ सरसों भी उगता है, तो मटर, चना, सरसों और गेहूं और जौ। ठीक है, फिर खरीफ की फसल याद कर लेना, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर। नाम याद कर लेना, 2, 4, 5 फसलों के नाम। ठीक है, अब नगद और व्यापारिक फसलों से क्या आशय है, तो बच्चों फसल कई प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, नगद और व्यापारिक फसलें। देखें, कुछ फसल ऐसी होती हैं बच्चों जिनका उत्पादन हम अपने खाने के लिए करते हैं, और कुछ फसल ऐसी होती है जिनका उत्पादन हम बिक्री के लिए करते हैं। जैसे काजू की फसल, काजू जो होता है, जो कोई के खेत में काजू लगा है, तो वो काजू या नारियल की खेती इसलिए नहीं करी जाती कि हमें खाना है, वो बेचने के उद्देश्य से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नगद और व्यापारिक फसलों से क्या आशय है, ये है प्रश्न। तो नगद और व्यापारिक फसलों से क्या आशय होता है, वे फसलें जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, मतलब कि जिनका उपयोग हम खाने के लिए नहीं करते। जैसे काजू की
खेती हो गई, नारियल की खेती हो गई, इसका जो उगाया जाता है ये बच्चों बिक्री के लिए उगाए जाते हैं, मतलब व्यापार के लिए, ठीक है। उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है, जैसे कपास, चाय, कॉफ़ी। अब कपास की बात कर लो, चलो काजू और नारियल तो खा भी लेते हैं हम। अब किसी ने कपास उगाया है, अब जब कपास उगाया है जिसने, तो रुई खाएगा तो नहीं वो, ठीक है। उसका उत्पादन किस लिए किया उसने? बिक्री करने के लिए। तो वही जिनका उपयोग हम क्या करते हैं? व्यापार के लिए करते हैं, वे फसलें, उत्तर क्या लिखोगे? वे फसलें जिनका उत्पादन का मुख्य उद्देश्य भोजन नहीं बल्कि बिक्री होता है, ठीक है ना। इन्हें बेच करके नगद राशि प्राप्त की जाती है, ये नगद एवं व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। उदाहरण कपास, चाय, कॉफ़ी आदि, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों ये प्रश्न, ये आप लोगों के लिए पूछा गया था, ये प्रश्न आप लोगों को कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए। देखो ये प्रश्न आपके हाफ ईयरली में आया हुआ है, थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछ लिया गया था इसको। देखें, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, भारत की खाद्य फसल और उसकी दो भौगोलिक दशाएं, और एक अखाद्य फसल और उसकी दो भौगोलिक दशाएं, ये प्रश्न आया था आपके हाफ ईयरली में। तो देखें खाद्य फसल क्या होती है, तो आप लिख देना भारत, जिसको खाया जाता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। अब इसकी भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं क्या हैं? यहाँ पे आप देखें, ये है कहाँ पे? चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय और डेल्टियाई प्रदेशों में उगाया जाता है। ये हैं दशाएं। दशाएं का मतलब होता है किन क्षेत्रों में इनकी खेती की जाती है, उगाया जाता है। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद देखो अखाद्य फसल। अखाद्य फसल जैसे खाया नहीं जाता, तो जैसे हो गई चाय की फसल, ठीक है ना। तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है, जिसकी शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे, ठीक है। अब इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है? चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मृदा तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। एक चीज़ बता रहे हैं आपको, चाय की खेती मतलब सीढ़ीदार खेती जो होती है वहाँ पे की जाती है। इसकी फसल के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा पानी दोगे तो ये खराब हो जाएगी। तो ढलवा जो क्षेत्र होते हैं जहाँ ढलान होती है, तो पानी आता है बहता जाता, पानी आता बहता जाता, तो इस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति लगती है। तो खाद्य फसल क्या हो गई बच्चों? चावल हो गई, और अखाद्य फसल क्या हो गई? चाय। इन दोनों की भौगोलिक परिस्थितियों को भी आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खरीफ और रबी की फसलों में अंतर। ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है, देख लें आप लोग। क्या यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ ही शुरू हो जाती है? मतलब कि यह फसल आपको यहाँ पे लिखना है, यह फसल मानसून के आगमन के साथ ही बोई जाती है, ठीक है। शुरू हो जाती नहीं, आप लिख देना बोई जाती है। और यह फसल मानसून के बाद शरद ऋतु में बोई जाती है। देखो मानसून मतलब बरसात का मौसम। जब बरसात के मौसम में आप सीधा भाषा में लिखना क्या, वर्षा ऋतु या मानसूनी ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ की फसल कहते हैं, और शीत ऋतु में या शरद ऋतु में बोई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। बरसात आती, फिर ठंड आती, फिर गर्मी आती है, ठीक है ना। फिर इसकी प्रमुख फसलों के नाम लिख देना, जैसे कि चावल, ज्वार, बाजरा, जो बरसात में उगाई जाती हैं। आप लोगों को मालूम होगा जब खेतों में धान उगती है, चावल उगती है, तो वहाँ पे पानी भरा रहता बहुत ज़्यादा, तो वही चीज़, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, ठीक है। और रबी की फसल क्या लिख देना? गेहूँ, जौ, चना, सरसों। ठंड याद रखना ना, ये वर्षा याद रखना, ये ठंड में जौन सी फसल लगाई जाती है वो लिख देना यहाँ पे। फिर इन फसलों को पकने में कम समय लगता है और इन्हें पकने में अधिक समय लगता है। फिर ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती और ये मार्च अप्रैल में काटी जाती। अब देखो बरसात कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? जुलाई से होती, जुलाई से स्टार्ट। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में फसल कटती है। तो कौन सा महीना? सितंबर अक्टूबर लिख देना। और सितंबर अक्टूबर के बाद अब कौन सा महीना आया आपका? नवंबर दिसंबर। तो ये फसल कब बोई जाती है? नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर से 4 महीने आगे बढ़ाओ, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब कि मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ये देखिए मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है रबी और खरीफ की फसलों में अंतर। ओके, इसके बाद आता और कोई प्रश्न है तो ये मोटे अनाज याद कर लेना, मोटे अनाज कौन से होते हैं, ठीक है। मोटे अनाज के नाम, मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी क्या होते हैं? मोटे अनाज, जिनके मतलब दाने थोड़ी मोटे होते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हो गए हमारे 4 अध्याय पूरे कंप्लीट। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इनको पढ़ लें बहुत अच्छे से और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगली वीडियो में आगे के अध्याय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।